नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर हम आ गए हैं जो टॉप 5 न्यूज़ हैं उनको लेकर। आज हम जो 5 बड़ी खबरें उनको कवर करेंगे और ऐसी खबरें हैं जो पूरी दुनिया से संबंधित हैं और ख़ासकर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात तो ये, अधिक से अधिक आप लोग चैनल को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ताकि उसका फ़ायदा वीडियोस का उनको भी मिले। और दूसरा ये भी होगा कि अगर ऐसे लोग और जुड़ते रहेंगे तो हमारा मनोबल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आप कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर, जो टॉप 5 न्यूज़ हैं उनको। जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो फर्स्ट न्यूज़ ही है, आईआर से रिलेटेड न्यूज़ है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अमेरिका में बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका ने उन देशों में से जो अपनी सेना में या आतंकवादी गतिविधियों में बच्चों का यूज़ करते हैं उसमें कुछ देशों को शामिल किया है और एग्जाम्पल दिए गए हैं, पूछे गए किस देश को शामिल किया है। तो देखिए आप तीन तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज दिखेंगी, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो ये क्वेश्चन अगर आप कुछ पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो इसमें आप टिक मार देंगे। क्या टिक मारेंगे? पाकिस्तान। तो अमेरिका ने क्या किया है, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसे देशों की सूची में शामिल कर लिया है जो बच्चों को सैनिक के रूप में भर्ती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो अगर हम इस पूरी न्यूज़ की बात करें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो पीछे लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दरअसल मामला ये है कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में ऐसे देशों की एक लिस्ट निकालता है जो अपनी सेना में या आतंकवादी गतिविधियों में या मैसेंजर के तौर पर एक बच्चों का यूज़ करते हैं। बच्चों का यूज़ किस प्रकार होता है? बच्चे का यूज़ ऐसे होता है कि बच्चों को शामिल किया जाता है, उनको जिहादियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टर्की सीरिया में करता है। टर्की करता क्या है कि अपने देश के जो भी अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको हथियार देकर या बम लोड करके उनको सीरिया में भेजता है। इसके टर्की को फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो ये, उनकी सेना को कोई हानि नहीं उठानी पड़ती है। दूसरी चीज़ कि जो अनाथ बच्चा सीरिया में गया है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इससे क्या होता है कि टर्की उन अनाथ बच्चों के लालन पोषण में जो पैसा खर्चा करता है वो बच जाता है। तो टर्की की ये पॉलिसी है। तो अमेरिका क्या है कि अमेरिका की एक लिस्ट है और उस लिस्ट का नाम है चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट। अब ये चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर जो लिस्ट है इसमें अभी 2 बड़े देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है पाकिस्तान और दूसरा है टर्की। इसके सिवा भी इस लिस्ट में कई देश शामिल हैं, ईरान भी शामिल है और भी कई देश शामिल हैं। अब हम ये जो बात करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, चाइल्ड सोल्जर होते कौन लोग हैं। तो अगर हम चाइल्ड सोल्जर की बात करें, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम हो और अगर उसको किसी भी प्रकार की सैनिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जैसे आर्मी, पुलिस या अन्य किसी प्रकार की सैनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे वो उस बच्चे को मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या किसी भी रूप में प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं चाइल्ड सोल्जर। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम होती है उसको अमेरिका क्या मानता है? अमेरिका पूरे देश में 18 और 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को मानता है कि इनका लालन पालन होना चाहिए और इनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि अमेरिका का ऐसा मानना है जब 18 वर्ष या उससे कम आयु के किसी बच्चे को अपनी सेना में शामिल करते हो तो उसमें उस बच्चे की अनुमति नहीं होती, उसमें उसकी कोई अपनी सहमति नहीं होती। तो ये पूरा मामला है। अब बात उठती है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने से क्या अमेरिका को कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में अगर शामिल किया गया है तो क्या पाकिस्तान या टर्की के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा कि जैसे अमेरिका द्वारा बहुत सारे देशों को हथियार दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं, मतलब डिफेंस मार्केट हैं कई देश अमेरिका के, साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे देशों को अमेरिका फाइनेंशियल असिस्टेंट या वित्तीय सहायता प्रदान करता था, वो रोक दी जाएगी। इसी तरह जो हथियार बेचते थे वो नहीं देंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि उन्हीं हथियारों का प्रयोग करके उन अनाथ बच्चों को या छोटे छोटे बच्चों को पकड़ाया जा रहा है और उससे क्या हो रहा है? चाइल्ड सोल्जर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके सिवा
ऐसे लोग जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं, ऐसे लोगों से संबंधित जो अमेरिका में हैं, उनको सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अमेरिका बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा नहीं देगा। तो ये सारी समस्याएं अब उन देशों को झेलनी पड़ेंगी जिन्हें चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस बात को आप सब लोग ध्यान में रखिएगा कि इसके कई नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और अमेरिका और भी कई प्रकार के सैंक्शंस लगा सकता है। तो ये सारा मुद्दा है। अब अगर हम बात करें कि अभी जो जिन 2-3 देशों को शामिल किया गया है, जैसे टर्की हो गया या पाकिस्तान हो गया, तो इसका ये लोग करते क्या है, कहाँ से ये बच्चे लाते हैं। तो टर्की की मैं कहानी बता चुका हूँ कि टर्की करता क्या है कि जो भी बच्चे उसके देश में अनाथ हैं उनको लेकर उन्हें सीरिया भेज देता है। और सीरिया आपको पता है कि दुनिया के कुछ प्रमुख अशांत देशों में से एक है। तो उन बच्चों को, अनाथ बच्चों को टर्की सीरिया भेजता है। और इससे होता क्या है, मैंने बताया कि टर्की की सेना पर, कोई भी सेना में कोई मतलब नुकसान नहीं होता है, बच्चों को भेज रहे हो आप। और अगर उन अनाथ बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो टर्की को ये लगता है कि अभी मुझे अनाथ बच्चों का खर्चा उठाना पड़ रहा है, लेकिन जब उन अनाथ बच्चों की मृत्यु हो जाएगी तो वो खर्चा बच जाएगा। तो टर्की का मेन ये मकसद रहता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में आपको कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, जो अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस की हमने बात की थी, कि पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, दोनों जगह तालिबान बहुत एक्टिव है। पाकिस्तान में जो तालिबान है उसे पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, और जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है उसे अफ़गानिस्तानी तालिबान कहते हैं। और यहाँ पर ये बात याद रखनी है आप लोगों की, ये जो तालिबान होते हैं ये क्या होता है, चाइल्ड सोल्जर को रिक्रूटमेंट उसका करते हैं। कैसे करते हैं, दरअसल जो मदरसे होते हैं वहाँ पर, चाहे वो पाकिस्तान का मदरसा हो या अफ़गानिस्तान का मदरसा हो, वहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो तालिबान जैसा आतंकवादी संगठन है, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान हो या अफ़गानिस्तानी तालिबान हो, ये उन मदरसों से छोटे छोटे बच्चों को रिक्रूट करते हैं। उसके पश्चात जब, जैसे मैं अफ़गानी अगर तालिबान की बात करूं, अफ़गानिस्तानी तालिबान की बात करूं, तो अफ़गानिस्तानी जो तालिबान है ये मस्जिदों से या मदरसों से, खासकर, मस्जिद तो कहना उचित नहीं है, मदरसों से खासकर जो बच्चे पढ़ने गए थे उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और वहीं से उनको रिक्रूट किया जाता है। और आपको पता होगा कि अमेरिकी अभी तक सेना अफ़गानिस्तान में मौजूद थी। तो जब भी कभी तालिबान का अमेरिकी सेना से क्लैश होता था तो वो आगे क्या करते थे, इन बच्चों को आगे कर देते थे, ताकि अमेरिकी सेना के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि वो बच्चों पर हमला नहीं करेंगे या आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है किसी भी देश के लिए कि आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं या आप इस मानसिक अवस्था में पहुंच गए हैं कि आप कर क्या रहे हैं कि बच्चों को चाइल्ड सोल्जर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को जिनको अभी समाज की या दुनिया की इतनी जानकारी नहीं है, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं, उनके किसी भी फैसले में जब वो बड़े होंगे तो उनको लगेगा कि उनकी 100% अनुमति नहीं थी। तो ये बहुत ही शर्म की बात है जिन देशों को चाइल्ड रिक्रूटर या चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और पीछे जो लिखा है वही बात लिखी है और उससे बेहतर मैंने आपको बता दिया है। तो जो मैं बोलता हूँ उस पर ज़्यादा गौर करिएगा, बाकी ये सब तो आपको कहीं भी इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप आराम से ढूंढ लोगे, कहीं पर भी, गूगल पर भी सर्च मारोगे, पेपर का पूरा न्यूज़पेपर ही आ जाएगा। तो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, मतलब उसी चीज़ों का है जो मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो उम्मीद है कि पहली न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको एक इमेज के माध्यम से समझना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये खैर किसी मंगोलॉइड नेशन की पिक है और इसमें देखिए कैसे बच्चों को शामिल किया जाता है, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पश्चात उन्हें युद्ध के मैदान में उतारा जाता है। अब जो टॉप 5 की आज दूसरी बड़ी खबर है, ये भी बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि भारत सरकार ने, क्वेश्चन है कि किन देशों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। तो ये क्या है, चीन, कोरिया, थाईलैंड, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी ये सारे देश हैं जिस पे भारत सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। अब इसमें जो हमें समझना है वो हमें कुछ कीवर्ड समझने हैं और ये पूरा मुद्दा हम आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ कहती है कि हाल ही में भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड और कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के, ये देखिए, इसको बस आप
गोला बना लीजिए। तांबे के कुछ उत्पादकों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया। अब ये पूरा मुद्दा समझिए क्या होता है। दरअसल चीन, थाईलैंड और कोरिया और 3 और ऐसे देश थे जो भारत में क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, क्या, तांबा। तो भारत की जो DGTR है यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, उसने भारत सरकार से ये कहा था कि इन देशों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। सबसे पहले समझेंगे हम डंपिंग क्या होता है, फिर हम समझेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, और फिर हम समझेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, और हमें न्यूज़ पूरी समझ में आ जाएगी। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो रही, तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये डंपिंग क्या होता है। ये इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, ये जो मुद्दा है ये इकोनॉमी का मुद्दा है, और ये UPSC पेपर 3 का मुद्दा है। तो चलिए इसको समझते हैं, डंपिंग क्या होता है। मान लिया कि कोई चाइनीज़ कंपनी है ए, ठीक है ना, चाइनीज़ कंपनी कॉपर या तांबा बेचती है, और ये तांबा 1 टन बेचती है चाइना में, कितने का, 100 रुपये का, ठीक है। लेकिन यही चाइनीज़ कंपनी जब भारत में उस 1 टन इंडिया में भेजती है, यही सेम कैटेगरी या सेम वेट 1 टन, तो ये भारत में क्या करती है, 80 रुपये का भेज देती है। यानी कोई चाइनीज़ कंपनी है तांबे की, वो 1 टन तांबा चाइना में 100 रुपये का बेच रही है, और वही 1 टन तांबा, 1 टन यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, इंडिया में 80 रुपये का बेच रही है। तो आप लोगों को लग रहा हो, आप लोग खुश हो जाएंगे कि अरे भारत में तो सस्ता दे रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ये जो चाइनीज़ कंपनी कर रही है, ये भारतीय बाजार को बर्बाद कर रही है। कैसे, ये समझिए। अगर चाइनीज़ कंपनी जो है वो चाइना में कितने का दे रही है, 100 रुपये का, और भारत में 80 रुपये का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कंपनी भारत में 80 रुपये का हो बेच रही है, और भारत में कुछ अपनी देसी कंपनियां भी होंगी, भारतीय भी कंपनियां होंगी, और अगर भारतीय कंपनियां तांबे को 100 रुपये में ही बेच रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जब मार्केट में बैठेंगे तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना, और ये कंपनी क्या होगा, मार्केट में इसकी मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। तो इससे नुकसान क्या होगा कि पूरे जो भारतीय कंपनियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, और इनका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी तरीके से डंपिंग करके अधिक से अधिक भारत में मार्केट बनाई जाए, और इससे भारतीय जो कंपनियां हो बर्बाद हो जाए, और एकाधिकार किसका हो जाए, इस एक कंपनी का। इसके बाद ये अपनी मनमानी कीमत वसूल करेगी, इस बात को याद रखिएगा। अब होता क्या है कि जो देश होता है उसको क्या होता है कि वो देश क्या करता है, अब जैसे इंडिया में सारी गतिविधियां चाइनीज़ कंपनी कर रही है, तो इसका मतलब है कि भारतीय देश का या भारत की सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने देश की कंपनियों की रक्षा करे। सीधी सी बात है, अगर आपके देश में कोई काम कर रहा है तो उसको आपकी रक्षा करनी पड़ेगी, मतलब आपको उस कंपनी की रक्षा करनी पड़ेगी। तो वही भारत सरकार भी करती है। अब भारत सरकार क्या करती है कि अगर भारत सरकार इस पूरे मामले की जांच कराती है, ठीक है, और इस पूरे मामले की जांच कौन करता है, DGTR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, ये इसकी जांच करता है, और अगर जांच में पाया जाता है कि ये कंपनी डंपिंग कर रही, इसी को डंपिंग बोलते हैं, जो 80 रुपये का भारत में बेच रही, और अगर DGTR की जांच में ये पता चल जाता है कि ये कंपनी जो है वो डंपिंग कर रही है, तो अंततः फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। क्या लगा देता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब वित्त मंत्रालय क्या करेगा कि इस कंपनी पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। इसमें इतना कर लगा देगा कि अगर भारतीय कंपनियां 1 टन तांबे को 100 रुपये में बेच रही हैं, तो इसमें भी कुछ ड्यूटी लगाएगा, मान लिया 20 रुपये की लगा देता है, ताकि ये भी कंपनी जो चाइनीज़ है जो सस्ते में बेच रही है, ये भी अपना तांबा कितने में बेचे, 100 रुपये में। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम हैं उनका उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं है। आपको पता होगा कि एक समझौता हुआ था GATT, ठीक है, ये गैट नामक एक समझौता था, और इसमें कहा गया था, इसका आर्टिकल नंबर, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये एक समझौता हो रखा है, और इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 6। तो गैट के आर्टिकल 6 में ये बात कही गई है कि अगर कोई देश या देश की कंपनी इस प्रकार डंपिंग करती है,
तो दूसरे देश को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है दूसरा देश। मतलब जो गैट अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसमें आर्टिकल नंबर 6 है, एक अनुच्छेद 6 है। उस अनुच्छेद में साफ साफ ये बात कही गई है कि अगर किसी देश की कोई कंपनी डंपिंग करती है, डंपिंग मैंने बताया कि दूसरे देश में सस्ता बेचती है, दूसरे देश की कंपनियों को नुकसान पहुंचाती है, तो वो देश उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी एक प्रकार का कर लगा सकेगा, ताकि वो देश अपने जो देश की कंपनियां उनकी रक्षा कर सके। लेकिन इसको लगाने से पहले, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से पहले, उस देश का ये कर्तव्य है कि डीजीटीआर क्या करे, एक इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन क्यों करे? देख ले कि जो ये ब्लेम लग रहे हैं उस कंपनी पर, ये सही है या नहीं सही है। अगर डीजीटीआर इन्वेस्टिगेशन में ये लगाए गए आरोपों को सही पाता है तो डीजीटीआर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहता है, वित्त मंत्रालय से कहता है कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए। तो बस यही एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। डंपिंग मतलब कि दूसरे देश की मार्केट को ख़राब करना, किसी सामान को अपने देश में अधिक महंगा बेचना, लेकिन दूसरे देश में किसी भी तरीके से वो सामान सस्ता बेचना जिससे उस देश की जो कंपनियां हैं उनको नुकसान पहुंचे, और आप क्या करो, बाद में मार्केट में मोनोपोली स्थापित कर लो। मोनोपोली स्थापित करके आप फिर मनचाहा लाभ कमाओ। तो ये पूरा होता है। अब दूसरी एक टर्मिनोलॉजी, अब बस ये पूरा मामला ये जो मैंने बता दिया, इसमें कुछ और बताने को नहीं बचा। दूसरी आती है एक टर्मिनोलॉजी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या आती है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब ये समझिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और दूसरा मैंने पीछे क्या बताया, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए काउंटर, इसमें ये चीज़ें क्या हैं। मैं एंटी डंपिंग बता चुका हूं कि जब कोई कंपनी दूसरे देश में वो माल सस्ता बेचे और अपने देश में क्या करे, महंगा बेचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी तो डंपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम कब लगाते हैं? देखिए, अगर कोई कंपनी, यानी मैं ABC कोई कंपनी मान लिया, चाइनीज़ कोई कंपनी है, चाइनीज़ कोई कंपनी भारत में अपना माल चाइना की तुलना में सस्ता बेचे, भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाए, तो सरकार क्या लगाती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, ठीक है ना। और अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट, यानी क्या होगा कि जो चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना की जो गवर्नमेंट है, अगर वो क्या करे कि किसी कंपनी को सब्सिडी प्रदान करे, क्या करे, किसी कंपनी को सब्सिडी प्रदान करे, और इस सब्सिडी से क्या होगा कि उस वस्तु की कीमत भारत में क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब समझिए, ये पूरा मामला ये कह रहा है कि अगर कोई कंपनी खुद के नुकसान पर, कोई उत्पादक खुद के नुकसान पर किसी दूसरे देश में वस्तुओं को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराए तो इसे डंपिंग कहते हैं, और दूसरे देश की सरकार इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी गैट के नियम के तहत लगा सकती है। लेकिन अगर उस किसी देश की सरकार ही क्या कर रही है कि किसी देश की सरकार सब्सिडी दे रही है, कि चाइना की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि आप भारत में, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप भारत में कोई वस्तु या कोई बिस्किट सस्ता बेचो और जिससे भारत की कंपनियां बर्बाद हो जाएं, तब भारतीय सरकार क्या करेगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी। बस यही दोनों में अंतर है जो आपको समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा मामला था, ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो मैंने बताया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें जो थर्ड न्यूज़ है वो देखनी है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि कृपया चैनल को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। अब तीसरी न्यूज़ क्या है ये देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस समूह द्वारा अप्रैल 2022 के बाद तेल उत्पादन में कटौती करने हेतु वैश्विक समझौते की विस्तार को उचित ठहराया है, अनुचित ठहराया? तो इसका सही आंसर है UAE। अब इस मामले को समझेंगे बढ़िया कहानी के माध्यम से। बस ये लिखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस समूह द्वारा अप्रैल 2022 के बाद से तेल उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन होगा,
में कटौती करने हेतु वैश्विक समझौते के विस्तार को अनुचित ठहराया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा और समझना भी नहीं है। जब मैं बता दूं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए ये पूरा मामला क्या है, ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है, पहले ये समझ लीजिए। आप सबको एक चीज़ पता है कि दुनिया के कुछ प्रमुख देश हैं जो क्या करते हैं, दुनिया के कुछ प्रमुख देश हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम ओपेक कंट्रीज कहते हैं। लिखा हुआ है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड ऑयल एंड पेट्रोलियम, नहीं इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सॉरी। तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म है ओपेक का, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। और ये कंट्रीज है, सॉरी मैं बार बार कंपनीज बोल रहा हूँ तो ये कंट्रीज है, ये बात याद रखिएगा। खैर अब ये पूरा मामला क्या है, आपको पता है कि मार्च 2020 में क्या हुआ था। मार्च 2020 में एक घटना हुई थी और वो घटना क्या थी कि आपको पता है कोविड का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन लगा दिया था। अब अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो समस्या क्या आती है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि वो पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं कर रहा था। और अब अगर वो पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं कर रहा है तो जो उस देश की जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई हैं, तो उनको नुकसान होने लगेगा। नुकसान क्यों होगा, क्योंकि एकदम से विभिन्न देशों की सरकार ने लॉकडाउन कर लिया। अब समस्या क्या आएगी कि जो देश पहले पेट्रोल यूज़ करते थे, जब लॉकडाउन हो गया तो वो पेट्रोल का यूज़ करना बंद कर देंगे। तो लेकिन जो उत्पादन कर रहे हैं वो तो सप्लाई बनाए रखेंगे। तो क्या हो गया, जब लॉकडाउन के समय 2020 में कि डिमांड जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। और इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो क्या होता है, प्राइस जो होता है क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु मार्केट में बहुत ज़्यादा है और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है और उसका प्राइस गिर जाता है। अब जब ये समस्या आई और जो भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, तो इन्होंने अप्रैल 2020 में एक समझौता किया। और वो समझौता क्या था, इन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष तक यानी 2022 तक हम जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं या ऑयल की जो सप्लाई करते हैं उसको कम कर देंगे। तो सीधी सी बात है, अगर ये देश ऑयल की जो सप्लाई है या ऑयल का प्रोडक्शन है अगर वो कम कर देंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो सप्लाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे प्राइस बैलेंस हो जाएगा। तो इन देशों ने अपने हिसाब से ऑयल की सप्लाई कम कर दी। अब आपको पता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से विभिन्न देशों में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा, लोग इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर डिमांड करेंगे। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे बढ़ेंगी तो सभी देश की जो आर्थिक गतिविधियाँ थी कोविड के पहले वैसे फिर से सामान्य रूप से चलने लगेंगी, वैसे फिर से तेल की मांग बढ़ जाएगी। अब जब गतिविधियाँ फिर से उसी ढंग से संचालित होनी शुरू हुई हैं तो क्या हो रहा है कि इन देशों ने चूंकि एग्रीमेंट कर रखा है कि हम 2022 तक क्या करेंगे, 2022 तक तेल का सप्लाई या उत्पादन कम ही रखेंगे। इससे समस्या क्या हुई, आपको पता है कि एक तो भारत सरकार ने बहुत सारा टैक्स लगा रखा है, कुछ इन देशों ने सप्लाई कम कर दी है। तो ये दोनों कारण है तेल की कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी, तेल की कीमत बहुत ज़्यादा होगी या सप्लाई ज़्यादा होगी, कम होगी, प्लस भारत सरकार ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया है, तो क्या होगा, पब्लिक को समस्या होगी। तो अब इन देशों से जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते थे या ऑयल और पेट्रोलियम जो भी देश उत्पादित करते थे, उनसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी यानी इंडिया हो गया और बहुत सारी कंट्रीज़ जो विकासशील देश थे, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि आप इतनी कम सप्लाई दे रहे हो और ऑयल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हम कोविड-19 रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था कोविड के संक्रमण के कारण बैठ गई थी, ध्वस्त हो गई थी, उसको फिर से पटरी पर लाने में बहुत समस्या आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो 2 साल का एग्रीमेंट कर रखा है और अभी 2021 चल रहा है। तो जब विकासशील देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इन देशों के ऊपर जो कि तेल का निर्यात करते थे, इनके ऊपर दबाव डाला, तो इन देशों ने किया क्या, ये समझिए। इन देशों ने कहा ठीक है, अच्छा हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इन देशों ने कहा ठीक है, हम मीटिंग करके ऑयल का जो प्राइस है उसको देखते हैं, सप्लाई हम बढ़ाएंगे जिससे प्राइस आप लोग बैलेंस कर लोगे, ठीक है। इसी को लेकर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से दुनिया जिस परेशानी से जूझ रही है
उसको संभालने के लिए ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए जाएं, ऑयल की सप्लाई बढ़ा दिया जाए, जिससे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑयल के प्राइसेस से परेशान हैं उनका समाधान हो जाए। और जो कोविड-19 के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज़ गिर पड़ी हैं, वो फिर से उठकर खड़ी हो जाएं, फिर से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले जैसी चलने लगें। इसी क्रम में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया और यूएई और बहुत सारे देशों में एक विवाद हो गया। अब विवाद क्या हुआ उस मीटिंग में, यानी ओपेक प्लस कंट्रीज़ की मीटिंग हुई। आपने ये देखा है, ये जो संगठन है ये ओपेक कंट्रीज़ है, ऐसे देश जो क्या करते हैं, ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसी कंट्रीज़ ये बनी हुई हैं जिसमें कतर, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया ये सब शामिल हैं। इन्हें हम ओपेक बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं जिनको अगर ओपेक में शामिल कर लिया जाता है तो फिर ओपेक को बोला जाता है ओपेक प्लस। और इन अलग वाली 10 कंट्रीज़ में रसिया है, अजरबैजान है, ऐसे ही मैक्सिको है, ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो यही पूरा ओपेक प्लस और ओपेक में अंतर है कि कुछ आप देखोगे कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग वाली कंट्रीज़ हैं उन्हें ओपेक बोलते हैं, और इस संगठन के बाहर भी तेल का उत्पादन करने वाले कुछ देश हैं, उनको अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक प्लस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या हुआ, जब सदस्य देशों ने कहा कि चलिए सप्लाई बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक विवाद देखने को मिला यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच। विवाद का कारण क्या था कि यूएई ने कहा, पहले तो सदस्य देश ये कह रहे थे कि अभी जो हमने मतलब लिमिट लगा रखी है 2022 तक कि हम सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, उसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दो, ताकि हमें इस ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और बात करने के लिए और मौका मिल जाए। तो यूएई ने इसका विरोध कर दिया। यूएई ने कहा नहीं, अब ये ज़्यादा रखना उचित नहीं है, बहुत देशों में तेल की समस्याएं हो रही, इकोनॉमी देशों की गिर रही है, ये ठीक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो तेल बढ़ाने की बात पर सब राजी हुए, उसमें समस्या ये हुई कि सीधी सी बात है, अगर पहले 100 बैरल तेल जा रहा था, अब 150 बैरल हुआ, तो यूएई चाह रहा है कि उसको जो तेल भेज रहा था 2.7 मिलियन बैरल पर डे निकाल रहा था, जो तेल भेज रहा था, तो अब सीधी सी बात है, जो अभी सप्लाई कम करके सबको एक कोटा मिला हुआ है। जितने भी ये देश हैं ये आपस में बैठकर कोटा निर्धारित करते हैं कि तुम इतना दोगे, तुम इतना दोगे। अब सीधी सी बात है, जब तेल और बढ़ाने की बात हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर से सबका कोटा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, तुम 10 बैरल और लगा दो, तुम 15 बैरल लगा दो। तो उसमें जो यूएई को एक्स्ट्रा तेल बेचने की अनुमति दी गई है, जो उसको कोटा दिया गया है, उस पर यूएई सहमत नहीं है। यूएई कह रहा है कि हमें 3.2 मिलियन बैरल दिया गया, लेकिन यूएई कह रहा है हमें 3.7 दीजिए। वो कह रहा है कि हमारे रिज़र्व में बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, वो हम क्या करेंगे। सऊदी अरेबिया ने इस बात का विरोध किया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि इस तरह तो हमारे रिज़र्व बहुत बड़े बड़े हैं और उसमें बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, तो हम भी मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब ये निष्कर्ष ये निकला कि आपस में ये देश भिड़ रहे हैं और विवाद हो गया है। अभी भी कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की समस्या से दुनिया को जूझना पड़ेगा और इकोनॉमी वैसे ही लड़खड़ाती रहेगी। तो इस सारी बातों को याद रखिएगा कि समस्या बस यही है कि यूएई जो है वो अधिक कोटे की मांग कर रहा है कि जब हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो हमें जो हम निर्यात कर रहे हैं अभी तेल, उससे ज़्यादा निर्यात करने की अनुमति दी जाए, और जो कोटा दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो ये पूरा मुद्दा था, हमने समझ लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बताया कि तेल उत्पादन में कटौती करने हेतु वैश्विक समझौते के विस्तार को अनुचित ठहराया किसने, यूएई ने। मतलब ये सारे देश जो ओपेक प्लस के थे ये कह रहे थे कि जब तक हम अच्छे से बात नहीं कर लेते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो 2022 तक का समझौता है इसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दें। लेकिन यूएई ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ये सारी न्यूज़ थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये न्यूज़। खैर, सेशन को शेयर करते रहें और चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आज की क्या है। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो जो इसके बाद की न्यूज़ है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, ये निपुण नहीं है, निपुण है, भारत मिशन किस मंत्रालय की पहल है। वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन नामक एक योजना की शुरुआत की है। अब ये क्या है ये समझिए। मैं आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि अक्सर आप ऐसी रिपोर्ट्स देखते होंगे जिसमें कहा जाता होगा भारत में
कि जो 8th का स्टूडेंट है वो 6 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, जो 6 का स्टूडेंट है वो फर्स्ट की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, रीडिंग कैपेसिटी नहीं है, लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अर्थमेटिक नॉलेज बहुत कम है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बच्चे अपने से छोटे क्लासों में। तो ये समस्या जो ये रिपोर्ट्स आ रही थी बहुत सारी, ये भारत सरकार की नज़रों में ये सारी बातें थी। इसी क्रम में जो निपुण भारत मिशन लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने, निशंक जी ने, पोखरियाल जी ने, जो शिक्षा मंत्री हमारे थे, बदल गए हैं अब, तो इस बात को याद रखिएगा कि उन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो 3 से 9 वर्ष तक के बालक हैं या बच्चे हैं, तो उसकी फिर से बात बोल रहा हूँ, 3 से 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें क्या हो, रीडिंग और राइटिंग, यानी रीडिंग मतलब जो भी उनका एक्सप्रेशन है या हम कहें कि जो उनकी लिखने की क्षमता है उनका विस्तार किया जाए, प्लस उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ना सिखाया जाए, साथ ही साथ उन्हें क्या हो, उनकी जो अर्थमेटिक नॉलेज है या अंक गणितीय नॉलेज है उसमें विस्तार दिया जाए और उसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को इसमें टारगेट किया जाएगा। और ये स्कीम इसीलिए है ताकि भारत की वो समस्या जो सामने आ रही थी कि 9th का बच्चा कक्षा 5 के सवाल नहीं कर पा रहा है, क्लास 5th का बच्चा क्लास 1st के सवाल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाए और बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर ही टैकल किया जाए, उनकी समस्याओं का सामना किया जाए। अब जो ये स्कीम है, इसको जो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो ये आप देख रहे होंगे कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी, ठीक है, लिटरेसी। तो इस बात को याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूली एजुकेशन एंड लिटरेसी इस स्कीम को यानी निपुण भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करेगा। और ये 5 स्तर पर इम्प्लीमेंट करेगा। कौन कौन से 5? एक तो सेंट्रल स्तर पर, उसके बाद फिर राज्य स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर स्कूल स्तर पर। तो 5 स्तर हो गए, केंद्र, राज्य, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल स्तर पर। तो ये 5 स्तर पर योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो भारत की क्वालिटी एजुकेशन है, बच्चे आगे जाकर विकास कर सकें और उस पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। तो ये सारी बातें थी। और इसमें जो एक चीज़ हमें याद रखनी है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है जो आर्टिकल 45 है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। और उसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 45 की मैं लैंग्वेज आपको बताता हूँ। कह रहा है कि राज्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के बाल्यावस्था की देखरेख और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी आर्टिकल 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसी तरह अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, यानी भारतीय संविधान के मूल्य कर्तव्य देखें, तो अगर आप 11th फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे तो उसमें लिखा है माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है कि अपने 14 वर्ष या 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो आप देखो मैं 2 जगह बता चुका हूँ। इसी तरह अगर एक और देखें तो आर्टिकल 21A की बात कह रहा हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये सारी ऐसी जगह। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यापक परिवर्तन किया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। और इंदिरा गांधी जी ने किया क्या था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में शामिल था या राज्य सूची में शामिल था। राज्य सूची में शामिल होने का मतलब कि शिक्षा के संदर्भ में कानून राज्य बनाएगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या किया गया कि जो शिक्षा थी इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य दोनों अब शिक्षा से संदर्भ में कानून बना सकेंगे। और इसी क्रम में जो अभी आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें आपको पता है कि इस पॉलिसी के तहत ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें कोशिश की जा रही है कि लोगों को ऐसे रोजगार या ऐसी शिक्षा दी जा सके जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समस्या ना आए। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इसने एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 को स्थानांतरित किया था, या 1986 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका स्थान लिया था 2020 वाले ने। तो ये सारा मामला उसी से रिलेटेड है। इसी तरह अगर हम देखें कि भारत सरकार का एक एक्ट भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो उसके माध्यम से भी यही प्रयास किया गया है कि 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालकों को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो निःशुल्क प्रदान की जाए। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
कुछ प्रोविज़न भी हैं जो याद रखने हैं कि क्या प्रोविज़न है शिक्षा के संदर्भ में, राज्य क्यों शिक्षा फ्री में देता है, या ये सब हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय संविधान में चाहे वो आर्टिकल 45 हो या 21A हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्य में 11th फंडामेंटल ड्यूटी हो, इन सब में ये प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे बच्चे, यहाँ तक कि आर्टिकल 45 में तो ये भी बात कही गई कि 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख वो भी राज्य का कर्तव्य है। तो इसीलिए राज्य या सरकार आप देखते हो कि एजुकेशन से रिलेटेड इस प्रकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती हैं, ताकि जो हमारे संविधान की मूल भावना है या हमारे संविधान में जो शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार का मतलब जो फंडामेंटल अधिकार हैं जिनके बिना किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, तो ऐसे अधिकारों की पूर्ति करने के लिए राज्य इस प्रकार के मिशन लाता है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये मैं बार बार बोल रहा था, 3 से 9 वर्ष, तो ऐसे बच्चों पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है, और लास्ट न्यूज़ है क्या, हाल ही में उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री कौन बना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको गौर करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड निवासियों को मैं बधाई दे रहा हूँ खास तौर पर कि उनको नया मुख्यमंत्री बना। और जो पहले मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने इस्तीफ़ा खुद दे दिया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कुछ कर्म किए होंगे उत्तराखंड वालों, जो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। खैर, अभी इसको डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, कि क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बना है, 11वां मुख्यमंत्री कौन बना है। ये तो सब नहीं पूछते हैं, याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, पुष्कर सिंह धामी, ये जो हैं ये नए क्या बने, मुख्यमंत्री बने। और इन्होंने किसकी जगह ली, ये गलत लिखा हुआ है, श्री तीरथ सिंह रावत की जगह ली है। अब ये तीरथ सिंह रावत जी वही हैं जिन्होंने कहा था कि लड़कियों के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो बहुत हद तक इसका प्रमुख कारण है उनके छोटे कपड़े। साथ ही साथ ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भारत में 200 वर्ष तक अमेरिका ने राज किया है। तो ये सारी समस्याएं थी। खैर, बहुत सारी चीज़ों ने और बोली कि ये लगा लो तो कोविड नहीं होगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि किसी की भावनाएं आहत हो। लेकिन ये बहुत खुशी का मतलब, ये जो घटना हुई बहुत खुशी की बात है उत्तराखंड वालों के लिए कि उनको नया मुख्यमंत्री भी मिला, और साथ ही साथ मैं ये कहूँ कि नया जीवन मिला, तो वो भी गलत नहीं होगा। खैर, ये तो मजाक की बात रही, चलिए इसको समझते हैं ये पूरा मामला है क्या, और ये पॉलिटी का पूरा मामला है, इसे अब हम देखते हैं। देखिए, अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी पेपर 2 में पॉलिटी आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर देखिए लिखा हुआ हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अब ये हुआ क्या, ये समझिए। सबसे पहले थोड़ा सा नज़र डालने, याद करने का अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा आप बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि पर बात कर लो। तो अगर हम उत्तराखंड की पृष्ठभूमि की बात करें तो आपको पता होगा कि ये मुख्यमंत्री थे रावत जी, और काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहाँ पर बहुत समस्याएं आ रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो वहाँ के उत्तराखंड के मंत्री थे और विधायक थे, उनका ये आरोप था कि अगर इनके पास आप कोई काम लेकर जाओ तीरथ सिंह रावत जी के पास, तो ये उस काम को करते नहीं थे। तो ये बहुत सारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इसी क्रम में ये खबर भी आई कि उत्तराखंड से कई मंत्री और कई विधायक भाजपा के दिल्ली पहुंच गए, और हाई कमान से उन्होंने कहा कि इनको हटाइए, नहीं हम इस्तीफ़ा दे देंगे। तो इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने 2 सदस्यीय एक टीम भेजी, 2 सदस्यीय एक आप कह लो 2 सदस्यों को भेजा कि जाइए उत्तराखंड की ज़मीनी हकीकत क्या है इसका पता लगा कर आइए। उसमें एक थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, और एक गौतम जी थे, मुझे नाम नहीं क्लियर आ रहा है। वो दोनों लोग गए उत्तराखंड, और उन्होंने बताया नहीं समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे विधायक इनका विरोध कर रहे हैं। इसका कारण ये था कि इनके मन में जो आता था वो कर देते थे, और दूसरी बात है कि इनसे बहुत सारे लोग असंतुष्ट है, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई विधायक इनके पास कुछ लेकर काम जाता था तो ये उस पर बहुत अच्छा कुछ उसके साथ व्यवहार नहीं करते थे, और उसकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुनते थे। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो मुझे याद आ रहा है वो 22 में चुनाव भी है उत्तराखंड में। तो एक ये भी था कि शायद भाजपा को ये भी लग रहा था कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे के आधार पर वो उत्तराखंड नहीं जीत पाएंगे। खैर, ये भी एक मूव था, राजनीतिक सही था। अब हमें देखना है कि सबसे पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री सेम वैसा ही पद है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है। लगभग जब आप पॉलिटी पढ़ोगे दोनों चैप्टर मैच होंगे। अब अगर हम इसकी बात करें
आर्टिकल 164 की इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 क्या कहता है। कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर करेगा। तो सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो क्या राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जिसको क्या होगा, जिसको सदन में बहुमत प्राप्त होगा, या चुनाव के बाद जो बहुमत प्राप्त सबसे बड़ा दल होगा, या हम कहें कि सबसे बड़ा दल पहले तो देखता है किसी को बहुमत मिला है या नहीं मिला है। अगर कोई मेजॉरिटी में आ रहा है तो सबसे पहले उसके नेता से कहता है कि आप आइए सरकार बनाइए। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता से कहता है कि आप आइए और सरकार बनाइए। तो नियुक्ति इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी नियुक्त कर दिया, बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करता है, और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लॉज 1 कहता है। ठीक है ना। इसके साथ ही एक चीज़ और कही गई है क्लॉज 1 में कि मंत्री जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, यानी जब तक राज्यपाल कहेगा तब तक काम करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, भले कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल कहा गया है लेकिन जो राज्यपाल वही करता है जो कौन कहता है, जो मुख्यमंत्री कहेगा, क्योंकि जनता ने मुख्यमंत्री को चुना है। तो यहाँ पर अगर कि मुख्यमंत्री चाहता है कि कोई मंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में ना रहे तो राज्यपाल से कहकर तुरंत हटवा सकता है। ठीक है ना। अब ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें मैं कुछ प्रमुख बातें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है मंत्रिपरिषद के विषय में, तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद कोई मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, मंत्री हटा सकता है। जैसे आपको कल ही की खबर है कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बड़े बड़े मिनिस्टर ने, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हों या रमेश पोखरियाल जी हों जो शिक्षा मंत्री थे, इन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये इस्तीफ़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये लोग इस्तीफ़ा दें। तो यहाँ पर भी है, सेम व्यवस्था राज्य में भी है कि अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहेगा कि आप इस्तीफ़ा ले लीजिए तो इस्तीफ़ा ले लेगा, अगर कहेगा कि आप इन्हें मुख्यमंत्री बना दो तो राज्यपाल बना देगा। अगर मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को किसी भी मतलब मुख्यमंत्री जिसको चाहे जो चाहे डिपार्टमेंट दे सकता है, तो डिपार्टमेंट जो एलोकेशन जो राज्यपाल करता है असल में मुख्यमंत्री के कहने के आधार पर ही करता है। इसके साथ जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई मंत्री इस्तीफ़ा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता है, सरकार नहीं गिरती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे देता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा अगर हम बात करें कि राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कुछ दायित्वों की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 167 है। तो 167 लिखा भी शायद होगा, 167 नहीं लिखा है, खैर मैं बता देता हूँ। तो 167 में क्या है, आर्टिकल की अगर आप हेडिंग देखोगे तो लिखा है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इस आर्टिकल का प्रोविज़न ये कहता है कि जो गवर्नर होगा और जो मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्रिपरिषद जो होगी, इसके बीच में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर एक ब्रिज का काम करेगा। मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होंगे उससे गवर्नर को कौन अवगत कराएगा, मुख्यमंत्री अवगत कराएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात करूं तो आर्टिकल 167 का क्लॉज 1 क्या कहता है उसको सुनिए। क्लॉज 1 ये कहता है कि पहले तो मैं बताता हूँ हेडिंग क्या है। कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के बारे में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। क्लॉज 1 कहता है मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय हैं, प्रशासनिक निर्णय हैं, उनकी जानकारी किसको दे, राज्यपाल को प्रदान करे। इसी तरह क्लॉज 2 कहता है कि अगर राज्यपाल किसी खास विषय पर प्रशासन और विधान से संबंधित कोई विषय है और उसकी मांग मुख्यमंत्री से करता है कि मुझे उस विषय की जानकारी चाहिए, तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो उस विषय की जानकारी राज्यपाल को प्रदान करे। तो हमने 2 क्लॉज की बात की। पहला क्लॉज ये है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासन और विधान से संबंधित जो भी निर्णय हैं उनसे राज्यपाल को अवगत कराए। लेकिन अगर कोई विषय है जिस पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहता है कि मुझे एक खास विषय जानना है, तो भी इसका कर्तव्य है कि राज्यपाल को बताए। इसी आर्टिकल 167 का अगर आप 167 की बात करो तो एक चीज़ आप देखोगे, क्लॉज 3 क्या कहता है, एकदम सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई ऐसा विषय है, ठीक है, जिससे कोई मंत्री ने कोई ऐसा विषय उठाया जिससे पूरी मंत्रिपरिषद अवगत नहीं है, या राज्यपाल अगर चाहे कि कोई ऐसा विषय है जिससे मंत्रिपरिषद को अवगत होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री से कह सकता है कि उस विषय से मंत्रिपरिषद को अवगत कराए। इस बात को याद रखिएगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 के क्लॉज 3 में ये बात कही गई है। तो ये क्लॉज 3 मैं बता चुका हूँ, ये सब यहाँ पर लिखा होगा। तो ये हो गए कुछ राज्यपाल के संदर्भ में कर्तव्य, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्यपाल से कभी भी कह सकता है कि विधानसभा का क्या करो, विधानसभा का विघटन कर दो। यानी आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री दोनों की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से और मुख्यमंत्री किससे कहेगा, राज्यपाल से ये कह सकता है कि विधानसभा को भंग करिए और फिर से चुनाव कराने की इजाज़त दीजिए, या चुनाव कराने की, अगर आप भंग करोगे तो चुनाव तो होगा ही, क्योंकि वैक्यूम तो रहेगा नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम और बात करें विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करें, तो विधानमंडल के संदर्भ में आपको याद है कि सरकार की नीतियों को मुख्यमंत्री सदन के पटल पर रखता है, आपको पता है कि जानकारियों से भी अवगत कराता है सदन को। इसी तरह अगर हम और बात करें तो जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य योजना जो बोर्ड होता है उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसी तरह मुख्यमंत्री नीति आयोग का क्या होगा, सदस्य होता है, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। तो ये सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर से संबंधित आपको याद रखनी है। सबसे सिंपल चीज़ याद रखिए कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन जब देखोगे तो वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत कम दिखाई देंगी, और राज्यपाल की और उधर सेंट्रल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। तो आपको लगेगा यार रियल पावर तो यही लोग मतलब यूज़ करते हैं, कौन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो ये है, इसीलिए भारत में राष्ट्रपति को स्टाम्प रबर कहा जाता था। इस तरह की बातें इसीलिए की जाती हैं क्योंकि जो वास्तविक भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है देश के स्तर पर, और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री होता है। सिर्फ कौन है, जो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें या राज्यपाल की बात करें तो ये दोनों सांकेतिक प्रधान होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। उम्मीद है ये आपको 5 न्यूज़ पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। तो ये पांचों न्यूज़ जो बड़ी न्यूज़ है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अमेरिका वाली, इस पर थोड़ा खास गौर करिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग देखते हैं, उनका ये दायित्व है या कर्तव्य है, ये करें आप लोग, ये करें हम। तो इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो ये होगा कि और लोग जुड़े होंगे, और लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे तो हम और ऊर्जा के साथ आएंगे, तो आप लोग कुछ और चीज़ें सीख पाओगे। दूसरी चीज़, अगर सीधी सी बात है कि करंट एक साइड से नहीं चल सकता, अगर हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके सहयोग से क्या होगा कि अगर और लोग जुड़ते जाएंगे तो हम लोग भी बूस्ट होते रहेंगे। तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो ये थी आज की 5 खबरें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें और ऐसे कर्म करें जिससे चारों ओर खुशी फैले। नमस्कार।